सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गजा में घुसकर मिटाने की दी धमकी, क्या गजा में भेजेंगे अमेरिकी फौज। नेतन्याहू का जंगी ऐलान, कहा हमारी जद्दोजहद अब भी जारी रहेगी। इसराइल ने तुर्की की रेस्क्यू टीम पर लगाई पाबंदी, क्या हमास है बहाना, एर्दोगान असली निशाना। लेबनान में इसराइल की हैवी एयर स्ट्राइक से दहशत, आसमान में उठा न्यूक्लियर बम जैसा गुबार, मची भारी तबाही। और खामेनेई का सीक्रेट पैगाम पुतिन तक पहुंचा, आखिर रूस से क्या चाहते हैं सुप्रीम लीडर। करते हैं शुरुआत इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गजा में घुसकर साफ कर देने की धमकी दी है। दोस्तों, ट्रंप भी अलग ही मिट्टी से बना हुआ गजब का आदमी लगता है मुझे। कभी कुछ बयान तो कभी कुछ। कल जिस कदम से ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं थी, आज उसी के लिए हमास को ख़त्म करने की धमकी दे दी है, वो भी गजा में अमेरिकन फ़ौज भेजकर ख़त्म करने की धमकी। क्या वाकई यूएस आर्मी गजा भेजी जाएगी? अब खबर और उस वजह को ज़रा समझ लीजिए जिसकी वजह से ट्रंप ने यह धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया रुख से फिर पलटकर कड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर हमास गजा में लोगों को मारना जारी रखेगा, जो कि डील का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि हम गजा में अंदर जाकर उन्हें तबाह कर दें। ये पैगाम उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया। ये बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप कुछ ही दिन पहले, गालिबन 3 दिन पहले, हमास की तरफ से कुछ इसराइल परस्त गिरोहों के सफाए पर, कुछ कोलैबोरेटर्स के सफाए पर ये कह चुके थे ट्रंप कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। वो 2 गिरोह को साफ कर रहा है, वो उसका अपना मामला है, मुझे पता है। और अब वही शख्स यानी ट्रंप हमास को ख़त्म करने की धमकी दे रहा है इसी वजह से। अब ट्रंप को वो इसराइल के करीबी गिरोह आम लोग नज़र आ रहे हैं, मगर जब इसराइल के हमलों में 68,000 फ़लस्तीनी मारे गए, तब ट्रंप को गजा के उन आम लोगों की ना तो फिक्र हुई और ना ही उन्होंने कभी मजाक में भी नेतन्याहू से इतनी सख्ती से बात कही। यही होता है डबल कैरेक्टर विद सिंगल फेस। विश्लेषक यानी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ट्रंप का इस तरह का रुख बदलना सीज़फायर की शिनाख्त और अगले फेज़ दोनों पर भारी असर डाल सकता है, खासकर जब ट्रंप ने बार बार ये भी कहा है कि अमेरिकी फ़ौज गजा में तैनात नहीं होगी। मगर इस ताज़ा धमकी में फ़ौजी दखल का इशारा भी तो पढ़ा जा रहा है, मैंने तो पढ़ लिया। सवाल अब ये है कि क्या ये सिर्फ ज़ुबानी दबाव है या फिर ट्रंप का अगला कदम हकीकत में सैन्य दखल यानी मिलिट्री इंटरवेंशन की तरफ इशारा करेगा। और अगर हाँ, तो सीज़ फायर और डिप्लोमेटिक प्रोसेस दोनों कैसे बचेंगे। सवाल तो ये भी बनता है कि क्या ट्रंप सीज़ फायर को पीछे छोड़ रहे हैं। एक अंदेशा जो मुझे लगता है वो ये है, आखिर में कह दूं, कि इसराइल से फ़ोन गया होगा कि जिन्हें हथियार बांटे, जिन्हें हमसे पूरी मुखबरी मिल रही थी, जिन्हें जो हमारे अकेले गजा में अकेले साथी हैं, वो कोलैबोरेटर्स, वो मारे जा रहे हैं, बचाइए। हमें गजा का हाल कैसे मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा कि हमास अंदर क्या कर रहा है। तभी ट्रंप का मैसेज आया सोशल मीडिया पर कि अंदर घुस के मारेंगे, लोगों को मारना बंद करो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीज़ फायर और अमन डील की बदौलत 2 साल बाद तमाम इस्राएली होस्टेज वापस पाने वाला बेंजामिन नेतन्याहू अब भी मिशन पूरा करने की धमकियां दे रहा है। देखिए, इस्राएली अखबार जुमेरात को यहूदी कैलेंडर के हिसाब से या यहूदियों की मान्यता के हिसाब से 7 अक्टूबर 2023 के हमले को 2 साल पूरे होने पर यरूशलेम के माउंट हर्जल कब्रिस्तान में रियासती यादगारी तकरीब हुई, एक सेरेमनी हुई, जहां नेतन्याहू ने कहा हमारी जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइल अपनी फतह मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है और हम आखिरी होस्टेज को भी वापस लाएंगे जो मरे हुए रह गए। दूसरी तरफ इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग ने उस सेरेमनी में ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि 7 अक्टूबर की नाकामी की तहकीकात हो और इसराइली समाज में बढ़ती तफरका अंदाजी यानी पोलराइजेशन को यानी बंटवारे को रोका जाए। पता किया जाए कि मुजरिम कौन है, जिम्मेदार कौन है, किसकी चूक की वजह से 7 अक्टूबर 2023 का वो सबसे बड़ा हमला इसराइल पर हो गया।
पता किया जाए। इसराइल ने तुर्की की रेस्क्यू टीम के गजा आने पर पाबंदी लगा दी है। हमास को बहाना बनाया है, लेकिन क्या निशाना एर्दोगान है। यरूशलेम से खबर है कि इसराइल ने टर्की की 81 अफराद पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम को गजा में दाखिल होने से रोक दिया। 81 लोग आ रहे थे। इसराइली हुक्काम का कहना है कि जब तक हमास मारे गए तमाम इसराइली होस्टेजेस की बंधकों की लाशें हैं वापस नहीं करता, टर्की की टीम को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरे भैया, हमास से पंगा है, टर्की को काहे रोक रहे हो। एक इसराइली ज़राए ने यह बताया कि हमास के पास कुछ लाशें मौजूद हैं जिन्हें वो फ़ौरन लौटा सकता है, जबकि कुछ लाशों तक पहुंचने के लिए उसे औजार और मदद की ज़रूरत है। और औजार, मदद, बुलडोज़र, ये सब तो इसराइल ने तबाह कर दिए। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मामले पर आला सिक्योरिटी अफसरों के साथ कल रात बल्कि गुफ्तगू की, मीटिंग की, जबकि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गिदियोन सार का कहना है कि हमास अगर चाह ले तो बहुत सी लाशें आज ही वापस दे सकता है, लेकिन उसका इनकार मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इल्ज़ामात के बरअक्स व्हाइट हाउस ने कहा है कि गजा में बंधकों की, होस्टेजेस की बाकी लाशें निकालने में वक्त लगेगा। इसराइल कह रहा हमास निकाल सकता है, अमेरिका कह रहा वक्त लगेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह कहा कि उन 19 लाशों को निकालने में वक्त और ख़ास औजारों की ज़रूरत होगी, यानी ये काम फ़ौरन मुमकिन नहीं है जैसा कि इसराइल कह रहा है। ये बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप हुकूमत के सीनियर एडवाइज़र ने यह वाज़ेह किया कि हमास ने सीज़फायर मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और वो अब तक जितनी लाशें मिल सकती हैं उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। बहुत सी लाशें अब भी मलबे के नीचे दबी हैं, लेकिन इसराइल कहाँ मानने वाला है। उसके झूठ तो जारी ही रहते हैं। इसराइल ने व्हाइट हाउस के इस बयान को भी चैलेंज कर दिया और कहा कि हमास जानबूझकर लाशों की बरामदगी में देर कर रहा है, जबकि उसके पास दर्जनों लाशें हैं जिन्हें वो चाहे तो फ़ौरन दे सकता है। अब बताइए, जो दे सकता है उसने जिंदा तमाम होस्टेज दे दिए, वो लाशों के क्या भुट्टे छीलेगा? नहीं ना, वो तो दे सकता है। बात यह है कि उन बॉडीज के साथ हमास के भी लड़ाके मलबों के नीचे होंगे। जिन हमलों में आप दावे करते रहे हमास कितने मार दिया, उतने मार दिए, अरे तो उनके साथ कभी होस्टेज भी तो उस मलबे में दबते होंगे और मलबे उठे नहीं। इतवार को राफा सरहद खुलने की खबर है भैया। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार ने कहा है कि गजा का रफा बॉर्डर शायद इस इतवार को फिर से खोल दिया जाएगा। इतालवी न्यूज़ एजेंसी अंसा के मुताबिक गिदियोन सार ने बताया कि हम तमाम ज़रूरी तैयारियां कर रहे हैं। वो इटली में ही था, तभी वहां बयान दिया। हालांकि उसने ये साफ नहीं किया गिदियोन सार ने कि बॉर्डर सिर्फ लोगों की आवाजाही के लिए खुलेगा या इंसानी मदद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड की एंट्री के लिए भी खुलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी दूसरी क्रॉसिंग से ही मदद के ट्रक अंदर आ रहे हैं, रफा बॉर्डर से नहीं। रफा बॉर्डर अब भी सील है। गौरतलब है कि रफा बॉर्डर बंद होने से गजा में मदद की सप्लाई में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये बॉर्डर बड़ा है, चौड़ा है और नज़दीक है रिहायशी इलाकों की, लिहाजा यहाँ से सीधे गजा में मदद आ सकती है। लेकिन दूसरे रास्तों से पहले इसराइली चौकियों पर जाती है, चेकिंग होती है और फिर वहाँ से मदद आती है। लंबा रास्ता भी है। गजा में सुकून है, मगर वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ गया है। जहां गजा में सीज़फायर ने कुछ राहत दी है, वहीं वेस्ट बैंक में हालात फिर गर्म होते नज़र आ रहे हैं। बस्तियों की तोसी यानी सेटलमेंट्स की, यहूदी आबादकारों के यहूदी सेटलर्स के हमले और अमरीकी खामोशी ने वहां का माहौल फिर से ख़राब कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सुबह इसराइली फ़ौज ने रमल्ला के नज़दीक अल मुगैयर गाँव में एक फ़लस्तीनी घर को गिरा दिया, ये कहकर कि वो बग़ैर इजाज़त तामीर किया गया था। बताओ, मालिकों को बाहर से आए लोगों की इजाज़त लेनी पड़ेगी। मगर वहाँ के लोग कहते हैं कि ये सब नए हमले की शुरुआत है। कल वेस्ट बैंक में एक बच्चे की मौत तो कई दूसरे लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर है। सभी को गोली लगी। सीज़फायर के तहत जहाँ गजा में कैदियों की रिहाई और इंसानी मदद का सिलसिला जारी है, वहीं वेस्ट बैंक में हालात बताते हैं कि सुकून अभी बहुत दूर है। अब बात लेबनान की, जहां बहुत बड़ा हमला हुआ है कल रात। इसराइली एयर स्ट्राइक से लेबनान दहल उठा। आसमान में ऐसा गुबार उठा मानो न्यूक्लियर बम फट गया हो। लेबनान में कल रात 9 बजे के करीब इसराइल ने आधे घंटे में लेबनान के जनूबी इलाकों पर 20 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दी। धमाके इतने ज़बरदस्त थे कि आवाज़ें कई किलोमीटर तक सुनाई दी।
चश्मदीदों का कहना है कि कुछ जगहों पर धुआं और गुबार न्यूक्लियर धमाके जैसा नजर आ रहा था। लेबनान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। इनको लेकर तादाद में 6-10 ऐसे इख्तलाफात हैं, इसलिए वो तादाद हम नहीं कहेंगे। उधर इस्राएली फ़ौज यानी IDF ने अपने इस हमले को सीज़ फायर के बावजूद जायज़ बताते हुए ये कहा कि उसने हिजबुल्लाह और ग्रीन विदाउट बॉर्डर्स नामी तंजीम के ठिकानों पर हमला किया, जो शहरी ढांचे के नीचे छिपकर दहशतगर्दी की बहाली में लगे थे। वो इनकी एक्टिविटीज़ को दहशतगर्दी कहते हैं। ग्रीन विदाउट बॉर्डर्स के बारे में बताता हूँ। IDF का दावा है कि एक पत्थर खाने और सीमेंट फैक्ट्री में हिजबुल्लाह अपने ठिकानों की फिर से तामीर कर रहा था, जो पहले आयरन सोर्स और नॉर्दर्न एरोज नाम के ऑपरेशन में तबाह किए गए थे। इस्राएली फ़ौज का कहना है कि ग्रीन विदाउट बॉर्डर्स नामी तंजीम असल में एक शहरी नकाब के नीचे काम करने वाली हिजबुल्लाह से जुड़ी तंजीम ही है, जो 2018 में बेनकाब हुई थी। IDF के मुताबिक ये तंजीम लेबनान इसराइल सरहद पर इकोलॉजिकल कामों के बहाने से अपनी सरगर्मियों को छिपाने का जरिया बन चुकी थी। इसराइल का इल्ज़ाम है कि इसी नेटवर्क के ज़रिए हिजबुल्लाह अपनी तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था। इसराइल ने यह भी कहा कि ये ढांचे लेबनान इसराइल समझौते की खुली खिलाफ वर्जी हैं और वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर कदम उठाता रहेगा। तो ग्रीन विदाउट बॉर्डर्स या कोई भी नाम रख लीजिए, इसराइल को लगेगा कि हिजबुल्लाह के साथी हैं, इसराइल किसी पर भी हमला कर देगा। साउथ लेबनान में ये जो हमले हुए हैं, क्या इसके बाद जोसेफ ऑन और नवाब सलाम के मुंह में जमा हुआ दही पिघलेगा? क्या वो कुछ करेंगे? क्या उनकी आर्मी कुछ करेगी? कौन ऐसे मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो अपने यहाँ होते हुए हमले देख रहे हैं? भले उस तंजीम से आपकी ना पट्टी हो, जमीन तो आपकी, ये लोग तो आपके हैं। कैसे सदर और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? व्लादिमीर पुतिन के पास आयतुल्लाह खामेनी का एक खास सीक्रेट पैगाम पहुंचा है। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने, जो कि आयतुल्लाह खामेनी के बेहद ख़ास हैं, इन लारिजानी ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात बड़ी अहम है। उन तक लारिजानी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का पर्सनल पैगाम पहुंचाया, जो बेहद सीक्रेट है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान द्विपक्षीय यानी बायलैटरल ताल्लुकात, माशी ताउन यानी इकनॉमिकल कॉपरेशन और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पुतिन ने मुलाकात में बताया कि इसराइली हुकूमत ने रूस के ज़रिए ईरान को ये पैगाम दिया है कि वो तनाज़े को बढ़ाना नहीं चाहते और तनाव कम करने के हक़ में हैं। खामेनी की तरफ से पुतिन को क्या पैगाम भेजा गया, फ़िलहाल इसकी तफसील किसी ईरानी मीडिया हाउस ने नहीं छापी है। हमने खबर छापी है कि सुप्रीम लीडर का पैगाम पुतिन को गया है। क्या गया है नहीं पता, जाहिर है कोई सीक्रेट पैगाम ही होगा, और सीक्रेट कब खोले जाते हैं। एक दो खबरें यहाँ से, जो कि मिडिल ईस्ट में सीरिया भी है। तो सीरियन अथॉरिटीज़ ने एक ड्रग किंग पिन को, एक ड्रग माफिया को, सरगना को गिरफ्तार किया है, जो बताया जाता है कि बशर अल असद के वक्त में बहुत एक बड़ा हुकूमत में दखल रखने वाला शख्स था। और ये लताकिया जो कि पोर्ट सिटी है उसके करीब से पकड़ा गया है, उसी जगह से पकड़ा गया है जहाँ से बशर अल असद ताल्लुक़ रखते थे। और ये बताया गया, ये इसकी शक्ल है और इसका नाम है नुमैर अल अस्साद। जैसे बशर अल अस्साद कहते हैं वैसे ही इनका नाम भी नुमैर अल असद है। सीरियन अथॉरिटीज़ ने इस बंदे को, ये प्रोमिनेंट ड्रग डीलर है, बहुत बड़ा नशा कारोबारी, और इसको पकड़ा है। बहुत वक्त से इसकी तलाश थी। कहा जा रहा है कि बशर के वक्त के जितने भी मुजरिम और ये कई क्राइम्स में मुलव्विस रहा है, एक एक को छाट कर पकड़ा जाएगा और उन्हें इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने टेलीफोन पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। इस बातचीत में सऊदी, बस ये मेरा ख्याल 4.25 लाइन की खबर है, 5.25 लाइन की, कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट इशाक डार से बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट, ये भी एक लफ्ज़ लिख दिया इस 5.25 लाइन की खबर में। इस बातचीत के दौरान दोनों ने सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन को डिस्कस किया और जो रीजन में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन से उसे डी एस्केलेट, उसे कम करने पर बातचीत की गई, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले।
केरला में हमारे भारत की एक नर्स कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा पा चुकी हैं। अभी उनकी सज़ा हुई नहीं, उन्हें फांसी होने वाली थी, वो फांसी रुक गई है, बड़ी अच्छी बात है। निमिषा प्रिया जेल में बंद हैं और उन पर इल्ज़ाम है अपने यमनी बिजनेसमैन पार्टनर का कत्ल करने का, और उन्हें गालिबन 2017-18 में पकड़ा गया था। 2023 में उन्हें मौत की सज़ा मिली थी, लेकिन वो लगातार प्ली लगा रही हैं। अब इस केस में कुछ एक नया मोड़ आया है, जिसकी वजह से उनकी फांसी की सज़ा को फ़िलहाल रोक दिया गया है। भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको उनकी मौत की सज़ा माफ़ हो जाए, और वो जो खून के बदले पैसा देने, ब्लड मनी देने का भी होता है, उसका भी ऑफ़र इससे पहले दिया जा चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।